नमस्कार, मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है और शेयर बाजार भी इस बीच कई सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है। कई लोग शेयर बाजार में ये सोच करके निवेश कर रहे थे कि जब चीन के अंदर मंदी की बात चल रही थी उसके बाद शायद कुछ उछाल देखने को मिलेगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स के कुछ अच्छे नतीजे आएंगे, उसके बाद में कुछ उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन शेयर बाजार एक सीमित दायरे में और इस समय पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या कुछ हो शेयर बाजार को लेकर के? सेंसेक्स और निफ्टी में थोड़ा बहुत दबाव देखने को जरूर मिल रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई उसके बावजूद भी जब जिसमें 25 बेसिस अंकों की कटौती की गई, बाजार को शायद पसंद नहीं आए और ज्यादा उम्मीदें थी शायद बाजार को। इसके बाद भी शेयर बाजार दबाव में दिखाई दिया देखने को मिला। लेकिन ऐसे में आपके पोर्टफोलियो पे क्या कुछ रणनीति हो, शेयर बाजार में आप क्या कुछ करें, निवेश करें या फिर इस समय पर करनी कटाएं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और आपके तमाम के सवालों के या फिर उलझनों के जवाब देने के लिए और उलझनों को सुलझाने के हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं शेयर बाजार विशेषज्ञ BK सबरवाल साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट दिस वीक के अंदर। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगले आधे घंटे के लिए हमने 2 हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं। नंबर है 2309-7663 और 2338-6682। अगर आप दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। साथ ही साथ जब आप कॉल करते हैं तो अपने टेलीविजन की जो आवाज है उसे म्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हमारे पास स्पष्ट तरीके तक पहुंच सके। और शेयर बाजार में हम फोन का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक राय ले लेते हैं। सबरवाल साहब, क्या कुछ किया जाए? शेयर बाजार जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लगातार थोड़ा दबाव में दिखाई दे रहा है, सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रणनीति क्या कुछ होगी एक निवेशक की? देखिए, छोटे निवेशक को खरीदने का ही मौका है। हम पिछले 1 महीने से एक ही बात कर रहे थे कि बाई ऑन डिप, जहां जहां गिरावट आए वहां खरीदना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि जो RBI ने पॉलिसी दी उसमें लोगों ने खाली उसको 25 बेसिस पॉइंट को देखा और बैंकों ने भी उसको खाली 15 बेसिस पॉइंट, लीडिंग बैंक्स ने अपना रेट कम किया। पर उसमें 2-3 चीजें छुपी हुई हैं जिसका असर बैंकिंग शेयर पर और बाजार पर बहुत पड़ेगा। इसमें कैश रिजर्व रेशो को 95% से घटाकर जो 90% किया गया, उसका सीधा सीधा लाभ जो है वो बैंकों को मिलता है। उनके पास ज्यादा लिक्विडिटी आने की संभावना होती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का डिफरेंस को और कम कर दिया गया। ये भी एक बैंकों के लिए और टोटल बाजार के लिए अच्छी बात है। और तीसरी बात, अब जो जोड़ दिया गया कि लैंडिंग रेट और डिपॉजिट रेट के डिफरेंस पर ही लैंड किया जाएगा, लैंडिंग रेट को फिक्स नहीं किया जाएगा, वो भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है जिससे इंडस्ट्री में आगे काफी आज पैसा बैंकों के माध्यम से आने की उम्मीद है। यानी कि कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर एक तरह से फोकस में रह सकता है, रेडार पे रह सकता है। आपसे और भी विस्तार में बात करेंगे। सबरवाल साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस समय पर अशोक गुप्ता जुड़ रहे हैं बहादुरगढ़ से। अशोक जी नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। क्या सवाल है आपका? जानना चाहता था कि आगे अभी निफ्टी का क्या चाल रहेगा अगले 2 महीने के लिए। निफ्टी क्या मान के चले, क्या ऊंचाई जाएगा या कितना नीचे आने का कुछ अंदेशा है? आपने निफ्टी ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में खरीदा हुआ है? जी, मैंने फ्यूचर में लिया हुआ है सर। किस भाव पर? मैंने 7650 पे एंटर किया है। अभी तो लगभग वही भाव चल रहा है। हाँ, उसी के आसपास चला। 7650 पे आपने एंटर किया हुआ है? जी, पर नेक्स्ट मंथ का लिया हुआ, तो मेरा आउटलुक मेरे को एक बार पता करना सर कि क्या रहेगा आगे। चलिए ठीक है, जान लेते हैं। 7555 ये स्पॉट का भाव है, यानी कि इस पर निफ्टी कारोबार कर रहा है। 7650 के आसपास इन्होंने एंट्री की है फ्यूचर्स के अंदर। अगले 2 महीने का ये जानना चाह रहे हैं अगर ये वायदे बाजार की बात की जाए। ऐसे में निफ्टी की चाल क्या कुछ रह सकती है? क्या मान के चला जाए कि एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा? अप्रैल की सीरीज में भी अभी कुछ समय बाकी है, ये अगले महीने तक की बात कर रहे हैं। अप्रैल की सीरीज में अभी पूरा समय बाकी है, मई की सीरीज भी बाकी है। अप्रैल 15 से अंतिम तिमाही के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और नतीजे आशा से अधिक अच्छे रहने की उम्मीद है। बाजार में जो फ्रेश ट्रिगर है वो नतीजों पर आएगा। ठीक है। अप्रैल के अंत में मानसून की प्रेडिक्शन भी आएगी। ठीक है। मानसून आने वाले दिनों में जो अभी तक की हालत नजर आ रही है उससे मानसून सामान्य या सामान्य से अच्छा रहने की पूरी आशा है। ठीक है। और अगर तिमाही, अंतिम तिमाही के नतीजे जिसके साथ वार्षिक नतीजे भी जुड़े होते हैं और मानसून की प्रेडिक्शन अच्छी आ जाती है तो मुझे लगता है
कि अगले मास के अंत में, क्योंकि इंटरनेशनली कोई हमें फैक्टर ऐसा नजर नहीं आता जो बहुत ज्यादा एडवर्स करे। हाँ, अमेरिका के आंकड़े अच्छे आने शुरू हो गए हैं। जो पिछली फेड की मीटिंग पिछले सप्ताह हुई थी उसमें तो ये इंडिकेशन तो जरूर दे दिया गया था कि 4 की बजाय 2 ही जो है इस साल में अगर बढ़ाए जाएंगे, रेट बढ़ाए जाएंगे, और उससे ये आशा बन गई थी कि जून तक शायद अब रेट अमेरिका के ना बढ़े। पर अमेरिका के बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो क्या मानते हैं कि निफ्टी अगले 2 महीने में इन सब पॉजिटिव संकेत के बीच में कहां तक आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इनको लाभ जरूर रहेगा। 7,650 पर एंट्री मारी हुई है, तो क्या लगता है कि मुझे ये लगता है कि अगर मानसून की प्रेडिक्शन अच्छी आ गई तो ये बाजार 8100-8200 भी टच कर जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, और जो तिमाही रिजल्ट्स आएंगे वो भी अगर ठीक ठाक आते हैं, अब हमें स्क्रिप्ट स्पेसिफिक ज्यादा चलना पड़ेगा रिजल्ट्स के चलते, परंतु मानसून के चलते हम निफ्टी में खेल सकते हैं और इन्हें निफ्टी में बने रहना चाहिए। निफ्टी में बने रहना चाहिए। तो अशोक जी, आपके लिए सीधे तौर पर सलाह ये आती हुई कि निफ्टी जो अपने 7,650 के स्तर पर खरीदा हुआ है उसमें बने रहिए, क्योंकि अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नतीजे क्योंकि लग रहा है कि अच्छे खासे आ सकते हैं, साथ ही साथ जो मॉनसून का एक जो उम्मीद यही की जा रही है कि मॉनसून बेहतर रह सकता है, सामान्य से ज्यादा रह सकता है, तो ये जो 2 ट्रिगर ऐसे आ सकते हैं कि जिससे निफ्टी हो सकता है, सबरवाल साहब कह रहे हैं कि 8,000 और 8,200 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो आपकी जो निफ्टी की खरीद है इसमें बने रहिए, चिंता की कोई बात फिलहाल नहीं है। चलिए, किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, किशन से बात करने की कोशिश करते हैं। किशन, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में, क्या सवाल है आपका? मैंने ये पूछना था कि BHEL में हाँ, मैंने ये पूछना था कि BHEL का फ्यूचर मैंने सेल किया हुआ है 120 पे। ठीक है, आपने भेल का फ्यूचर 120 पे सेल किया हुआ है। हाँ, उसका रिजल्ट तो इतना अच्छा आया नहीं, तो फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है? ठीक है, इसके बाद भी मैं पूछना चाहूंगा, फ्यूचर आपने अभी हाल में सेल किया होगा मेरे ख्याल से इसको। हाँ जी, कल ही सेल किया था। ठीक है, और कोई स्टॉप लॉस लगाया आपने कि इसके आसपास निकल जाने की? नहीं, इसका रिजल्ट इतना खराब आया फिर भी ये काफी ऊपर जा रहा है, क्या रीजन है? ठीक है, रीजन समझ लेते हैं। रिजल्ट अच्छा आया है नहीं आया, क्योंकि मार्केट तो शायद यही मान के चल रहा है कि भेल एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ऑर्डर अच्छे खासे इनके पास रहे। कैसे क्या रिजल्ट खराब माना जाएगा? भेल के रिजल्ट कब खराब आंकेंगे? मुझे लगता है कि रिजल्ट को इतना खराब नहीं आंकना चाहिए। भारत सरकार ने बैंकों को और पब्लिक सेक्टर को एक इंस्ट्रक्शन दी है कि मार्च एंड तक आप जो भी प्रोविजनिंग करनी है बैड डेट्स की या जो भी, वो सारी कर देनी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि इनको बहुत ज्यादा देर तक शेयर में बिकवाली करके नहीं बने रहना चाहिए। कोई छोटे से स्टॉप लॉस पर या इसमें कोई और जब भी कोई गिरावट आती है तो इनको अपने शेयर को वापस ले लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप जो सेल का सौदा डाला हुआ है ना कि 120 पे आपने जो बेचा हुआ है भेल को, उस सौदे को उठा लीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग बुलिश हैं भेल के काउंटर को लेकर के। काफी बिकवाली हमने देखी, काफी निचले स्तर तक पहुंच गया था भेल, और एक बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं जहां तक भेल की उम्मीद है, और 122 पे हाल में ट्रेड भी कर रहे हैं, यानी कि शुक्रवार की क्लोजिंग 122 के आसपास है। तो इसमें से निकल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, जो सेल का सौदा इससे काट लेंगे तो आपके लिए बेहतरी साबित हो सकती है। चलिए, अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अगले कॉलर है बठिंडा से। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में, क्या सवाल है आपका? हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते अरुण जी। सर, मैं ये बोल रहा था, मैं म्यूचुअल फंड एनिमल में लिए है सर। ठीक है, हाँ, वो म्यूचुअल फंड हम ले रहे हैं HDFC मिड कैप 20 फंड। तो क्या यदि मार्केट डाउन है, क्या आगे ग्रोथ है सर? आप अगर मैं सही सुन पा रहा हूं तो आप शायद म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कौन से म्यूचुअल फंड का आप नाम बता सके? हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड लिए हैं। और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आपने खरीदा हुआ है, जिसकी एनएवी शायद 36 रुपए या 35 के आसपास चल रही है। हाँ, तो उसी खरीदे 35 रही। कब से आप इसमें अपने SIP कर रहे हैं या फिर कुछ पैसा अभी एक मुश्त थाली में लगाया आपने? सब भी था और भी था। ठीक है, जान लेते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड है, जान लेते हैं। सौरभ साहब, ट्रैक करते हैं म्यूचुअल फंड्स को? देखिए, म्यूचुअल फंड में कम से कम मिड कैप म्यूचुअल फंड को वैसे ट्रैक नहीं करता हूं, पर मुझे लगता है कि मिड कैप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट आने वाले 3 से 6 महीने के हॉरिजन में अच्छी ही रहेगी, और मिड कैप के म्यूचुअल फंड में इनको अच्छी रिटर्न मिलने की संभावना है। ठीक है,
तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जिसमें आप निवेश किया है, एक ओवरऑल राय या फिर एक जेनरिक राय ये आती हुई कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप इसमें बने रह सकते हैं, एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से मिड कैप काउंटर्स यहाँ से अब बढ़त दिखाते हुए नजर आएंगे और जिस तरह के जो पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सबरपाल साहब पहले ही कह चुके हैं कि निफ्टी हो सकता है 8,000 8,200 तक जा सकता है, तो ऐसे में मिड कैप्स की पार्टिसिपेशन में काफी बढ़ जाएगी। तो इसमें आप जाहिर तौर पर अगर मिड कैप जो अपॉर्चुनिटी फंड आपने HDFC का लिया हुआ है, इस पर बने रह सकते हैं, आपको आने वाले समय में अच्छे खासे मुनाफे देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जान लेते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। दास साहब आप मौजूद है लाइन पर? आर्यन दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर। मिस्टर आर्यन दास, क्या आप मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर? या शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारी चर्चा आगे जारी रखते हैं। दास साहब, हाँ दास साहब सवाल करिए अपना। ये अभी जो मिस्टर माल्या का लेके जो चल रहा है, अभी यूनाइटेड ब्रूअरीज लिमिटेड शेयर का क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या क्या एग्जिट करना चाहिए? आपने किस भाव पर लिया हुआ यूनाइटेड ब्रूअरीज को? किस भाव पर आपने लिया हुआ है? ये बहुत पहले का, बहुत पुराना है। बहुत पुराना आपके पास पड़ा हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं अच्छे खासे मुनाफे पे बैठे हुए हैं इस समय। हाँ, मुनाफे पे बैठे। और क्या आपको इस समय पे क्या पैसे की जरूरत है, मुनाफा वसूली करना चाहते हैं आप दास साहब, या फिर अभी आपके पास टाइम है? नहीं, वो ऐसा मुनाफा, लेकिन अभी इसका प्रेडिक्शन क्या है? ये फिर डाउन जाएगा तो एग्जिट करना चाहिए, ये एडवाइस मांगता हूँ। ठीक है, यानी कि इसका 52 वीक का अगर चार्ट देखिए 1225 के आसपास का इसने हाई बनाया यूनाइटेड ब्रूअरीज ने, और वहां से 823 के स्तर पर अभी आ चुका है। काफी पहले का इन्होंने खरीदा हुआ यूनाइटेड ब्रूअरीज को, जो पूरा विजय माल्या के एपिसोड चला है। इसके बाद में इस जो एक तरह से पेरेंट कंपनी कह सकते हैं इसको, इसके ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस भी शेयर में कोई अस्थिरता का वातावरण नजर आता हो, उसमें से एक इन्वेस्टर को स्पेशली जब प्रॉफिट हो रहा हो तो निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि चांसेस इस बात के कि बाउंस बैक करके और पुराने भाव आ जाएंगे, ऊपर के भाव आ जाएंगे, उससे ज्यादा चांसेस होते हैं कि जब कोई और गड़बड़ होती है तो उसके स्टीप फॉल भी आ सकता है। तो क्योंकि ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, तो मैं तो निजी रूप से इनको ये सलाह दूंगा कि इसको इन्हें दूसरे सेक्टर या दूसरे शेयर में जहां ग्रोथ का उम्मीद ज्यादा है, रिजल्ट्स देखकर जो शेयर ज्यादा अच्छा, जिसका रिजल्ट या ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शन जिनकी आए, उसमें इनको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो दास साहब आपके लिए राय साफ तौर पर निकल करके आ रही है कि यूनाइटेड ब्रूअरीज में आप चूंकि लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं, अगर मुनाफा हो रहा है तो निकल जाइए, क्योंकि और कई सारे स्टॉक्स बाजार में मौजूद हैं। कल को क्या निकल करके आ जाए, क्या कुछ रणनीति बनाया जाए, क्योंकि पैसा रिकवर करना ही करना है, क्योंकि 7-8 हजार से ज्यादा का जो कर्जा है इसको चुकाना तो है ही है। पेरेंट कंपनी पे भी इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, तो हो सकता है आपका मुनाफा बिल्कुल खत्म ना, लेकिन मुनाफा जरूर कम हो जाएगा। ऐसे में से निकल जाइए और भी जो सेक्टर या स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट आपको लगातार बता रहे हैं उनमें आप निवेश कीजिए। हो सकता है कि आप प्रॉफिट यहां से और भी बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरे स्टॉक्स के जरिए। चलिए, मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ौदा से। मुकेश, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। मुकेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाँ सर, मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक के 72 रुपीज के 1000 शेयर है सर, तो उसको रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? पहले तो मुबारक हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है इस पे। तो कब लिए कब है आपने स्टॉक से? ये अभी 2 महीने पहले लिए थे सर। 2 महीने पहले लिए हैं। क्या होराइजन क्या रखा था आपने? क्या शॉर्ट टर्म में निकल जाने का था या फिर आप लंबी अवधि के लिए? 10 साल तक भी रख सकते हो सर। आप 10 साल तक भी रख सकते हैं, ठीक है। जान लेते सबरवाल साहब से, मुकेश क्या कुछ करे। सबरवाल साहब, पीएनबी पीएसयू बैंक है, लेकिन काफी ज्यादा दबाव में देखा जब पीएसयू बैंक की पिटाई हुई। आई थिंक पीएनबी, देना बैंक, इन तमाम जो बैंक काफी पिटाई हुई है। ऐसे में इन पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट तो कमा रहे 10-12 रुपए का, क्या रुके या फिर निकल करके कहीं और स्विच ओवर करें? मुझे लगता है इनको निश्चित रूप से पीएनबी में रुकना चाहिए। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर ज्यादा अच्छे नहीं भी आए तो भी, क्योंकि सरकार ने एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो एनपीए की प्रोविजनिंग करनी है उसको अंतिम क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में ज्यादातर बैंकों ने कर ली थी। बिल्कुल। और बाकी जो है इन बैंकों में दूसरी भी करने का जो है वो निर्णय हो चुका है। तीसरा, 25,000 करोड़ का जो कैपिटलाइजेशन फंड दिया गया था, उसमें 5,000 करोड़ रिलीज किए गए, जिसमें पीएनबी को अभी नहीं मिला। पर आने वाले दिनों में पीएनबी को रिकैपिटलाइजेशन जरूर होगा। और जब एनपीए खत्म होने की स्थिति में होंगे, आज जब लेंडिंग रेट और बैंकों के इंटरेस्ट रेट आगे और कम होने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट 3.5 पर
सरकार ने बजट में प्रोविजन किया है, तो मुझे लगता है कि जो आदमी लंबे समय के लिए रख सकता हो उसको पीएनबी का शेयर नहीं बेचना चाहिए और रखना चाहिए। चलिए, तो पीएनबी के शेयर में आप बने रहिए, क्योंकि लंबी अवधि के लिए जैसा कि आप बता रहे हैं कि 10 साल तक भी आप रुक सकते हैं और अभी आपको फिलहाल 10-12 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसमें आप बने रहिए और आपको अच्छे खासा मुनाफे ही देखने को मिलेंगे पीएनबी बैंक्स के सहारे। प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर। प्रवीण, क्या कुछ सवाल है आपका? अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार प्रवीण जी, अपना सवाल करिए। हाँ सर, मैं ये अपना जो है फोकस ब्लू चिप लिया हूँ, इक्विटी में फोकस ब्लू चिप है। ठीक है, हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। इसका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में फोकस ब्लू चिप लिया हूँ, तो क्या इसका रेट बढ़ने की संभावना है? अभी हमने 27 से 78 पे लगाया था। हाँ, तो अभी क्या इसका रेट बढ़ने की संभावना है सर? थोड़े दिनों क्योंकि बाजार गिर रहे हैं, लगातार गिरते जा रहे हैं, उस हिसाब से। प्रवीण जी, ये बताइए कि कितने समय के लिए आपने सोचा है इसमें निवेश करते रहेंगे आप? आपका 3 साल के लिए। 3 साल के लिए आपका गोल क्या है? ये पैसा आप निवेश क्यों कर रहे हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई के लिए है या किस मकसद से आप कर रहे हैं? नहीं, मकान बनवाने के मकान बनवाने के लिए। ठीक है। और आप हर महीने कितना, आप हर महीने का महीने पैसे डालते हैं या फिर एक बार में डाल दिया पैसा आपने इसमें? नहीं, लमसम भी डालते हैं और हर महीने का जो है 3-4 हजार के करीब डालते हैं। आप हर महीने 3-4 हजार रुपए डालते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है। गेस्ट चूंकि म्यूचुअल फंड पे जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि शेयर बाजार का ये सवाल है, ये म्यूचुअल फंड ट्रैक नहीं करता, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो कल सुबह 9:30 बजे जो मनी मंत्र हमारे कार्यक्रम आता है उसमें आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस पे आधारित है। लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू जो राय है वो जरूर दे देंगे। सबरवाल साहब, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, 28 के आसपास यानी 29 रुपए के आसपास की एनएवी चल रही है। क्या बने रहे 3 साल के आसपास मकान बनाना है इसके हिसाब से? निश्चित रूप से बने रहना चाहिए। म्यूचुअल फंड में जो निवेश है वो इस समय बहुत अच्छा निवेश है और ब्लू चिप फंड, और वो भी आईसीआईसीआई का लिया हुआ है, तो निश्चित रूप से इनको बने रहना चाहिए और इनको मार्केट को ये ब्लू चिप फंड जो है वो आउट परफॉर्म करेगा और मार्केट भी आगे अच्छी रहने की उम्मीद है मानसून और बाकी कारणों की वजह से। एफडीआई बहुत आ रहा है, एफआईआई की बजट के बाद कंटिन्यूस बाइंग हुई है, अगर हम पिछले 2-3 दिनों को छोड़ दें तो मार्केट अच्छी रहने की उम्मीद है और ये म्यूचुअल फंड जो ब्लू चिप है वो सर्टनली मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, तो इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बने रह सकते हैं। हाल में आपने थोड़ा बहुत नुकसान होते हुए जरूर देखा होगा अपने एनएवीज के ऊपर, क्योंकि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, बाजार में थोड़ा दबाव देखने को मिला था। लेकिन चूंकि जो हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जो निफ्टी 8,000 तक जा सकती है, तो जो समूचे स्टॉक्स है वो भी ऊपर जाएंगे और आपका जो म्यूचुअल फंड है वो समूह होता है काफी सारे स्टॉक्स का, और जो ब्लू चिप स्टॉक्स है सबसे पहले तेजी से दौड़ लगाता है जब भी बाजार के अंदर रैली आती है। नाम इसका साफ तौर पर ब्लू चिप इक्विटी फंड है, यानी कि ब्लू चिप का कंपनी का समूह इसके अंदर है, तो इसमें बने रह सकते हैं और अगले 2 से 3 साल के अंदर उम्मीद यही है कि आप अच्छे खासे रिटर्न्स यहां से जरूर कमा सकें। हम म्यूचुअल फंड्स पर बात करते हैं, लेकिन अब स्टॉक्स पर जरूर बात करना चाहेंगे। अब बात ये कर रहे हैं सबरवाल साहब के अच्छी खासी तेजी आने की उम्मीद है अगले 2-3 महीने के अंदर, क्योंकि जो निगाहें रहेंगी अब कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर, मॉनसून के ऊपर। लेकिन कौन से सेक्टर आपको लगता है अब यहां से रैली को लीड करते हुए नजर आएंगे? क्या आईटी वो सेक्टर हो सकता है या फिर अदर देन आईटी आपको लगता है कोई सेक्टर होंगे जो कि इस समय पे बाजार की जो रैली है उसे लीड करते हुए नजर आएंगे? मुझे लगता है कि सीमेंट सेक्टर बाजार को लीड करेगा। आपको साधारणतः पता होगा कि मानसून से पहले जो ये 3 महीने होते हैं इसमें सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है। भारत सरकार ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया हुआ है, इसलिए सीमेंट सेक्टर सर्टनली मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। जहां तक सेक्टर की बात है, फार्मा पिछले महीने में वो जो ड्रग्स की पॉलिसी आई थी उसकी वजह से काफी दबा और एक डिफेंसिव सेक्टर है, तो उसमें वो बाउंस बैक आने की उम्मीद है। एफएमसीजी सेक्टर में 100% एफडीआई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भारत सरकार ने खोल दिया, तो एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर गुड सेक्टर भी मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, ये सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छे रह सकते हैं। और बाकी अब जब 15 अप्रैल से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे तो उस पर भी ध्यान रखकर
स्क्रिप्ट स्पेसिफिक भी, और स्पेशली आईटी में तो गाइडेंस देखेंगे हम, रिजल्ट के साथ साथ क्या गाइडेंस आती है उसके तब जाके निवेश करेंगे। तो ठीक है, जो कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स है या फिर सेक्टर है उसमें दाव लगाने की राय दे रहे हैं। सीमेंट एक आता है, उसके बाद में जो एफएमसीजी हो गया, डिफेंस में फार्मा हो गया, इनमें आप अगर पैसा लगाते हैं, और या ऑटोमोबाइल हो गया, तो इसमें एक ये जो सेक्टर है ये बाजार की रैली को यहां से लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। इनमें ऐसे पैटर्न्स यहां पे दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस समय पर परिमल दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिपुरा से। परिमल, स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में। क्या सवाल है आपका? हेलो जी परिमल, आपकी आवाज आ रही है, टीवी का जो आवाज है म्यूट कर दीजिए, फिर सवाल कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसा सारा के बारे में पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या सवाल है? सारा के बीच में मैंने 2-3 साल हुए 15-16 हजार रुपए इन्वेस्ट किए थे। फिलहाल वो रहेगा क्या, चला जाएगा? इस बार में मुझे कुछ क्या नहीं, ये पैसा मैं उठा लूँ यहाँ रहने दूँ? नहीं, सहारा के क्या म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया था, किसमें किया था? हाँ। नाम क्या है उसका फंड का? हाँ, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? वो तो मेरे मालूम वो सर्टिफिकेट में होगा। फिलहाल मैं अभी आपका पिक्चर दे रहा हूँ, उसमें बोल रहा हूँ, सवाल इसलिए मैंने किया था। आपकी बात बिल्कुल सही है परिमल जी, लेकिन कोई भी म्यूचुअल फंड के अंदर कई सारी स्कीम्स होती हैं, कोई इक्विटी होता है, डेट होता है, कई सारी स्कीम्स होती हैं। आप पैसा लगा रहे हैं और आपको ये बात अगर मुंह ज़बानी याद नहीं है कि आपने कहाँ निवेश किया है, तो इसको आपको जरूर रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि सहारा के अंदर कई सारे फंड होंगे। लेकिन सबरवाल साहब, इनका शायद कंसर्न ये होगा कि सहारा से चूंकि जुड़ा हुआ फंड है, क्या सेफ रहेगा नहीं रहेगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या कोई और ओवरटेक करेगा, या शायद बातें भी चली रही हैं कि ओवरटेक कर लिया जाएगा। ऐसे में क्या इनका निवेश सुरक्षित है? नहीं, जहां भी अस्थिरता हो निकल जाइए, वहां निकल जाना ही उचित रहता है। ठीक है। जब सामने कोई निश्चितता नहीं है तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा। मुझे नहीं लग रहा, इनकी बात से लग रहा है कि उन्होंने सहारा में कोई एफडी में या कोई जो पॉन्जी स्कीम टाइप में हाँ। दिया हुआ है, जो हालांकि खुद कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड है, कोई सर्टिफिकेट भी इनके पास में है, लेकिन मैं भी शायद यही समझ रहा हूँ कि शायद कोई स्कीम में जहाँ पे पैसे के जो एफडी या फिर कोई पॉन्जी स्कीम है उसमें पैसा होगा इनका। उसमें तो ये निकल पाएंगे भी नहीं अगर चाहेंगे तो, पर अगर निकलने की संभावना है, अगर ऐसी चीज है जहां से निकला जा सकता है तो निकल जाना ही उचित है। चलिए, तो परिमल जी साफ तौर पर आपके लिए बात है, सहारा के जो म्यूचुअल फंड है, उम्मीद करते हैं म्यूचुअल फंड में ही अगर वहां से निकल सकते हैं तो निकल जाइए। और कई और सारे म्यूचुअल फंड्स बाजार में इस समय पर मौजूद हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कई सारी वेबसाइट्स हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप मनी मंत्र के जो शो आता है उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाए। रविवार को सुबह 9:30 बजे आता है, उसमें आप पूछ सकते हैं कि किस म्यूचुअल फंड में निवेश करें। लेकिन हाँ, सहारा के अगर म्यूचुअल फंड में तो निकल जाइए, लेकिन हाँ अगर कोई पॉन्जी स्कीम में है या फिर और कोई एफडी या कॉर्पोरेट एफडी के अंदर है तो शायद आपके पास निकलने का शायद ऑप्शन हो या ना हो, लेकिन अगर निकल सकते हैं तो जरूर वहां से निकल जाइए, आपके लिए इसी में बेहतरी साबित हो सकती है। लेकिन आपसे अभी हम लोग सेक्टर की बात कर रहे थे सबरवाल साहब के, आपने कुछ 4-5 सेक्टर बताया कि ये लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के भी कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन जो लोग स्टॉक्स में एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहें, यानी कि हर महीने कोई एक स्टॉक ले लें और उसमें निवेश करते जाएं, क्योंकि स्टॉक भी 12, 14, 20, 25% रिटर्न दे ही सकता है, कैपेबल होता है, तो क्या ऐसे कोई स्टॉक्स आपके रेडार पर है जिसको आप निवेश कर सके इस नए वित्त वर्ष के अंदर? क्या कोई ऐसा स्टॉक्स आपके रेडार पर है, कोई स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा कि इन स्टॉक्स को खरीदा जाए और थोड़ा बहुत हर महीने थोड़ा बहुत इसमें एवरेज आउट करते जाएं और इसमें पैसा लगाते जाएं जिसमें आपको अच्छे खासा रिटर्न मिल सके? देखिए, सीमेंट सेक्टर, जो मैंने सेक्टर्स के नाम लिए, इसमें स्टॉक्स कौन सा? इन सेक्टर्स के जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं उनमें निवेश निश्चित रूप से किया जा सकता है। जैसे सीमेंट में, इंडिया सीमेंट में, ठीक है, हम इवन एसीसी में निवेश कर सकते हैं। इसी तरह एफएमसीजी सेक्टर में हमें आईटीसी में निवेश कर सकते हैं। मुझे जो मैं भूल गया, हमें ऑयल रिफाइनरीज कंपनी के स्टॉक्स जो हैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें निवेश किया जा सकता है। फार्मा सेक्टर में जहां ज्यादा पिटाई हुई थी लुपिन केमिकल की या रेनबेक्सी की, उन स्टॉक्स में भी निवेश किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सबरवाल साहब, आज के बाजार के अंदर कई सारे आईपीओ भी आ रहे हैं
इन्फीबीम हमने आईपीओ देखा, ज्यादा ब्लॉकबस्टर ओपनिंग तो नहीं कह सकते कि 3-4% की ओपनिंग आते हुए दिखाई दी थी। एक्यूटास नाम की जो कंपनी है उसने भी पैसा उगाया, पूरा फुल्ली सब्सक्राइब एक तरह से हो गया एक्यूटास का जो आईपीओ है। आईपीओ को किस तरह से ट्रीट किया जाए, क्योंकि पिछले अगर हम 1 साल के अंदर आईपीओ को देखें तो अच्छे खासा रिस्पांस हमें आईपीओ में देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो आईपीओ की लिस्टिंग हुई है ब्लॉकबस्टर कह सकते हैं। ऐसे में जो आईपीओ आ रहे हैं उसमें पैसा लगाया जाए, और जो लोग आईपीओ को मिस कर जाते हैं, नहीं शेयर अलॉट हो पाते हैं, ऐसे लोग क्या जो प्राइमरी मार्केट पर जो शेयर बाजार में जब आता है, लिस्ट होता है, तब जाकर के उस आईपीओ को खरीदे? स्ट्रेटेजी क्या हो आईपीओ को लेकर के इस समय पर? मेरी अपनी निजी राय तो ये है कि आईपीओ में भी पैसा लगाने की बजाय जो आपने दूसरी बात कही कि जब आईपीओ लिस्ट होता है तब आजकल बहुत ज्यादा दिन लगते नहीं आईपीओ लिस्ट होने में। जब आईपीओ लिस्ट होता है उस टाइम तक एक मार्केट को बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया लग जाता है कि कैसा रहने वाला है। 3-4-5% ऊपर भी मिले तो बेहतर यह होगा कि आईपीओ में लगाने की बजाय उसको स्टडी करके जब वो लिस्ट हो जाता है, और लिस्ट होने के अगर तीसरे या चौथे दिन, दूसरे या तीसरे दिन इसमें पैसा लगाया जाए तो वो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। कई सारे आईपीओ आए जैसे कि जो काफी ब्लॉकबस्टर साबित हुए अपने इनिशियल प्राइस से, यानी जो उसके प्राइस बैंड था उससे डबल ट्रिपल हो चुके हैं। इंटरग्लोब एविएशन एक काउंटर है, डॉक्टर लाल पैथ एक ऐसा काउंटर है, और कई सारे ऐसे काउंटर है जो मतलब शायद अभी मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन ऐसे कई सारे काउंटर्स रहे हैं पिछले 1 साल में। ऐसे कोई आईपीओ जो बाजार में लिस्ट हो चुके हैं जिसमें आप दाव लगाना चाहेंगे? देखिए, बाजार में वही वाली बात है कि क्वार्टरली रिजल्ट सबके आते रहते हैं। अब जब बाजार में 6 महीने से 1 साल कोई आईपीओ लिस्ट हो गया तो उसको जो 10 साल पुराना शेयर या 6 महीने पुराने शेयर में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब हमें रिजल्ट्स देखकर ही उसमें निवेश करना चाहिए। ठीक है। आईपीओ का अर्थ होता है या तो आईपीओ में लगाएं या आईपीओ आने के हफ्ते से 10 दिन के अंदर लगा लें। ठीक है। जब उसमें 6 मास से 1 वर्ष हो चुका है तो वो उस सेक्टर का वो पर्टिकुलर शेयर, उसके रिजल्ट्स, उसकी गाइडेंस के बेस पर ही अब पैसा लगाना चाहिए। ठीक है, तो आईपीओ में आप तभी निवेश कीजिए जब वो लिस्ट हो जाए, और 8-10 दिन के बाद में थोड़ा बहुत जब करेक्शन आनी शुरू हो जाती है तब उस आईपीओ में निवेश करें। आईपीओ हालांकि काफी ब्लॉकबस्टर रिटर्न दे चुके हैं। कुछ आईपीओ को जो मैं रिकॉल करूं तो डॉक्टर लाल पैथ उसमें से एक है। एविएशन के अंदर जो इंडिगो का जो कंपनी यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, वो एक काउंटर है जो कि 900,000 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और भी कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप इस तरह से आईपीओ बाजार में सूचीबद्ध हो रहे हैं। कई आईपीओ जो लिस्ट होने से पहले ही काफी फुल्ली सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो ऐसे में रणनीति ये होनी चाहिए आईपीओ को लेकर के कि आप जो बाजार में लिस्ट हो जाए, सूचीबद्ध हो जाए, उसके 8-10 दिन के बाद जब करेक्शन थोड़ा बहुत आता है तब उसको जाकर के निवेश करें और तब जाके उसमें पैसा लगाने की कोशिश करें। लेकिन सबरवाल साहब, आप शो पर आए, आपने कैसे स्टॉक्स की बात की, कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जितने स्टॉक्स की बात की वो मेरे पास डायरेक्टली उनमें से कुछ नहीं है। हाँ, जो सेक्टर्स मैंने नाम लिए वो मेरे क्लाइंट्स जरूर जो है होल्ड करते हैं। चलिए, शुक्रिया आज आप इस शो पर आए और तमाम जो जानकारी आपने दी शेयर बाजार को लेकर के, और तमाम जो उलझने हमारे जो दर्शक हैं उनकी सुलझाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चलिए, तो मार्केट दिस वीक के आज के इस अंक में इतना ही। शेयर बाजार इस सप्ताह काफी उतार चढ़ाव भरे मूव दिखाता हुआ नजर आया है। निफ्टी में 7,555 के स्तर के आसपास की क्लोजिंग हमने देखने को मिली है। लेकिन हाँ, जानकारों का यही मानना है, और सबरवाल साहब भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे 2 फैक्टर्स पर निगाहें रह सकती हैं। पहला, मॉनसून के ऊपर कि मॉनसून किस तरह का रह सकता है, क्या कोई उसकी प्रेडिक्शंस निकल करके आती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉर्पोरेट अर्निंग्स की। उम्मीद यही लगाई जा रही है, जो तमाम इक्वेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं उससे कि हो सकता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कुछ सुधार आता हुआ दिखाई दे, अच्छी खासी अर्निंग्स आए, जिसकी वजह से बाजार के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 7,500 के आसपास निफ्टी चल रहा है। उनका कहना है कि 8,000 या 8,200 तक भी निफ्टी जा सकता है अगली 2 सीरीज के अंदर अंदर, यानी कि एक अच्छा खासा मोमेंटम यहां से देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने निवेश की गाड़ी छोड़ दी है तो थोड़ा थोड़ा निवेश जरूर करिए, लेकिन निवेश के साथ साथ एक बात जरूर ध्यान में रखिए कि खुद की रिसर्च जरूर कीजिए। हर शो पर मैं एक ही बात कहता हूं कि अगर मोबाइल फोन भी आप खरीदते हैं तो तगड़ी रिसर्च करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, गाड़ी खरीदते हैं तो तगड़ी रिसर्च करते हैं, तो स्टॉक्स भी आपके लिए एक वो चीज है जो आपको पैसे को लॉन्ग रन के अंदर एक दुगना या तिगुना या फिर मल्टीपल टाइम्स आपको निवेश का रिटर्न देते हैं। तो ऐसे में रिसर्च जरूर करिए। आपकी खुद की जब रिसर्च होगी तभी बात बनेगी, क्योंकि पैसा आपके खुद का है। तो जरूर उसमें निवेश कीजिए और निवेश के मौके को छोड़िए ना, और रिसर्च करके उसमें पैसा लगाइए। बहरहाल आज के मार्केट दिस वीक के अंदर इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानने का हक आपके शहर में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जानने का हक आपके शहर में आज हम आ पहुंचे हैं वाराणसी में, जिसको काशी के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया की सबसे